आज का टॉपिक है एक समान त्वरित गति। इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है वो ए से बी पथ का क्या कर रही है, अनुसरण कर रही है। अब मान लेते हैं कि उसको ए से सी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है और सी से बी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, और ए से सी और सी से बी दोनों के बीच की दूरी 1-1 किलोमीटर है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन है वो भी क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरित गति। तो इस प्रकार से हम लोग एक समान त्वरित गति का डेफिनेशन दे सकते हैं। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन हो तो उसकी इस गति को हम लोग एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर एक समान त्वरित गति है तो उसके वेग में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे न्यूटन के नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो नीचे की ओर गिरता है। तो प्रारंभ में जो उसका वेग रहता है वो 0 होता है और उसका वेग धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे एक सेकंड पश्चात उसका वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 2 सेकंड पश्चात इसमें क्या होता है, 2 का इंटू हो जाता है। 3 सेकंड पश्चात इसमें 3 का इंटू हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसको हम लोग एक समान त्वरित गति के उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। और गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v = v0 + at। दूसरा समीकरण होता है s = v0t + 1/2 at²। तीसरा समीकरण होता है v² = v0² + 2as। यहाँ पर जो v0 है वो प्रारंभिक वेग है, ये जो v है ये अंतिम वेग है, t समय है, a त्वरण है और जो s है ये विस्थापन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गति के तीनों समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहला समीकरण नंबर 1 v = v0 + at की व्युत्पत्ति, और जो हमारा गति का पहला समीकरण है उसको हम लोग वेग समय संबंधी कहते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए मान लेते हैं, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है और t = 0 पर, मतलब प्रारंभ में जो उसका समय लगता है वो 0 है पर उसका वेग v0 है, तथा समय t पर उसका वेग v है। ठीक, तब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वस्तु का त्वरण। तो वस्तु का त्वरण = क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब यहाँ पर हम लोग को वेग कितना दिया है, 2 वेग दिया है, प्रारंभिक वेग v0, अंतिम वेग v। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। उसी प्रकार से समय अंतराल कैसे निकालेंगे, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। और त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a = v - v0/t - 0। अब यहाँ पर से a और t का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो at = क्या हो जाएगा, v - v0। अब हम लोग क्या करेंगे, -v0 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो v = क्या हो जाएगा, v0 + at। तो ये क्या है, हमारा गति का प्रथम समीकरण। गति के दूसरे समीकरण s = v0t + 1/2 at² की व्युत्पत्ति, और गति के दूसरे समीकरण को हम लोग स्थिति समय संबंधी कहते हैं। क्यों, क्योंकि विस्थापन मतलब स्थिति और t मतलब समय, ये स्थिति और समय में संबंध दर्शाता है। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए प्रारंभ में मान लेते हैं, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है और समय t = 0 पर उसका वेग v0 है और समय t पर उसका वेग क्या है, v है। तो माना वस्तु का कुल विस्थापन s है।
तब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे औसत वेग का, और औसत वेग को VAV से प्रदर्शित करते हैं, इसको V एवरेज पढ़ा जाता है, इक्वल टू। अब किसी भी वस्तु औसत कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग को औसत वेग का औसत निकालना है तो दो वेग दिया है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो जितना वेग दिया है उसको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो औसत वेग कैसे निकलेगा, V0 + V/2। उसी प्रकार से अगला फार्मूला हम लोग लगाएंगे कुल विस्थापन का। तो कुल विस्थापन इक्वल टू क्या होता है, औसत वेग गुणा समय अंतराल। तो विस्थापन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, औसत वेग V एवरेज इंटू समय अंतराल, फिर अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब इसके बाद यहाँ पर से हम लोग V एवरेज का मान रख देंगे, तो S इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, V0 + V/2 इंटू T। अब यहाँ पर हम लोग गति के पहले समीकरण का यूज करेंगे। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, V = V0 + AT। तो अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में V का मान रख देंगे। तो V के जगह क्या लिख सकते हैं, V0 + AT। तो S = V0, V के जगह V0 + AT/2 इंटू T। अब यहाँ पर से क्या होगा, ये जो V0 है ये ऐड होकर 2V0 हो जाएगा, तो 2V0T + AT, और जो कोष्टक के बाहर T है उसका भी अंदर में इंटू हो जाएगा /2। तो यहाँ पर से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इंटू T है तो T का स्क्वायर हो जाएगा। तो S = V0T + 1/2 AT²। ये क्या है, हमारा गति का दूसरा समीकरण। उसके बाद है गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति, और गति का जो तीसरा समीकरण है उसको हम लोग वेग स्थिति संबंध कहते हैं, क्योंकि ये वेग और स्थिति में क्या बताता है, संबंध बताता है। तो इसकी व्युत्पत्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं गति के पहले समीकरण का। तो गति का पहला समीकरण इक्वल टू क्या होता है, V = V0 + AT। अब यहाँ पर से अगर हम लोग V0 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, V - V0 = AT। यहाँ पर से T का मान निकालेंगे तो जो A इंटू में है वो अपॉन में चले जाएगा, तो T = V - V0/A। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे विस्थापन का। तो विस्थापन इक्वल टू क्या होता है, औसत वेग गुणा समय अंतराल। तो विस्थापन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, औसत वेग कैसे निकालते हैं, दो वेग का 8 + 2। तो औसत वेग क्या हो जाएगा, V0 + V/2 इंटू समय अंतराल क्या है, T - 0T। तो ये क्या निकलेगा, V0 + V/2 इंटू T। अब यहाँ पर से जो T का मान निकाले हैं उसको यहाँ पे रख देंगे इसके जगह, तो क्या हो जाएगा, S = V0 + V/2 इंटू T का मान क्या हो जाएगा, V - V0/A। अब यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम क्या निकलेगा, 2A, और ये क्या है, V0 + V और V + V0 और V - V0। कौन सा फार्मूला लगेगा, A + B, A - B इक्वल टू क्या होता है, A² - B²। A के जगह यहाँ पर V0 दिया है और B के जगह B दिया है, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² - V0 का स्क्वायर /2A। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 2AS = V² - V0², और पक्षांतर करेंगे तो V0 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो V² = V0² + 2AS। ये क्या हुआ, गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है गति का समीकरण किसे कहते हैं, गति के समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिएगा।